हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मटेरियल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट में सबसे पहले यंग मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यंग मॉडल्स को बेसिकली कई बार हम लोग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, और ये किसी मटेरियल सॉलिड मटेरियल की स्टिफनेस दिखाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा किसी मटेरियल का मॉडल्स यंग मॉडल्स हो की वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा वो मटेरियल ज़्यादा स्टिफ हो। ठीक, तो बेसिकली इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको पता करते हैं कितना किसी मटेरियल का यंग मॉडल्स है। तो बेसिकली अगर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी मटेरियल को यूनिक्सियल डिफॉर्मेशन करने की कोशिश करें, ठीक, तो जो उसमें जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा, उसमें जो लीनियर पोर्शन है, अगर वो मटेरियल लीनियरिटी दिखा रहा है इन द इलास्टिक रीजन, तो अगर वो लीनियर पोर्शन में जो स्लोप उसका जो बनेगा, ठीक है, वो हमें यंग मॉडल्स की वैल्यू देता है। बेसिकली हम लोग जानते हैं बाय हुक्स लॉ, इन द लीनियर रीजन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेस अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू में कन्वर्ट करें, सो वी विल गेट स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। तो ये जो ई है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं यंग मॉडल्स। ठीक, तो बेसिकली इट विल बिकम द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक, क्योंकि ये रेशियो है तो दैट्स वाई इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ स्लोप। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले जो दो तीन चीज़ें जो आप मटेरियल में किसी भी मटेरियल में ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो उसमें से सबसे बेसिक प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास यंग मॉडल्स। तो एक चीज़ मैं और थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे पास एक दो चीज़ें हैं, एक तो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या अंतर है कि जब आप इलास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं किसी मटेरियल के अंदर, सपोज करिए आपने ये कोई स्पेसिमेन है, उसको टेंशन में इस तरह से रखा है। ठीक? तो आप अगर वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है उस मटेरियल में, इस वर्क पीस के अंदर, तो इस टेंशन जब आप इसमें जब ये जो लोड है उसको हटाएंगे इसके ऊपर से, तो यू विल फाइंड दैट द वर्क पीस विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब जैसे ये इनिशियल पोजीशन में, वैसे ही वो ओरिजिनल पोजीशन में है। अगर मैं इसमें अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखूं, तो क्या होगा कि आप इसमें फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और थोड़े टाइम बाद आप ये पाएंगे कि कुछ ना कुछ में डिफॉर्मेशन ये अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाया, और वो जो है कुछ ना कुछ इसमें स्ट्रेन जो है रह गया, इवन दो कि आपने लोडिंग को जीरो कर दिया। वो वही चीज़ दिखा रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि इन द अगर वो मटेरियल जो है इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके अंदर, सो यू विल अप्लाई द लोड बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेस और स्ट्रेन, और जब उस लोड में आप कम करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ गए। जबकि इन केस ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यू विल फाइंड दैट कि वो जो है आपका प्लास्टिकली डिफॉर्म हुआ, आपने लोड लगाया तो उसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, और जब इवन दो कि जब आपने लोडिंग जो है इसमें जीरो कर दी है, देन ऑल्सो यू विल फाइंड दैट देयर इज सम डिफॉर्मेशन इन द मटेरियल। ठीक है, कि आप परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, तो ये जो डिफॉर्मेशन है उसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ये एक बहुत क्लियर कट चीज है कि इलास्टिक मतलब ये है कि मटेरियल जो है अपने ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है, और प्लास्टिक मतलब ये है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब ये है कि उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, और वो जो है अपने जो भी कोई भी चीज़ है वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पा रही। ठीक, बस इतनी सी चीज़ है। अब इसके बेसिस पे मैं ये मेरा मकसद इसलिए था क्योंकि मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ कि कई बार कुछ मटेरियल्स जैसे ग्रे कास्ट आयरन हो गया, कंक्रीट हो गया, और बहुत सारे पॉलीमर्स हो गए, वो इस तरह से बिहेवियर करते हैं कि इन द इलास्टिक रीजन ऑल्सो। ठीक है, इलास्टिक मतलब ये कि जब आप उसमें से लोड हटाएं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। इलास्टिक रीजन के अंदर भी वो जो है लीनियरिटी शो नहीं करते। ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे जनरली सबसे पहले अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करता हूँ, तो हमारे दिमाग में आता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट वाला चीज, एक मतलब स्ट्रेट लाइन, देन समथिंग लाइक दैट एंड दिस वन। ओके, ये मतलब
स्टेनलेस स्टील का जो कर्व है जनरली हम लोगों को दिमाग में आता है कि समथिंग इज स्ट्रेट हियर, जहां पे स्लो इस तरह से काम कर रही है, ठीक। बट देयर आर सम मटेरियल्स दैट डू नॉट शो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, जस्ट लाइक ग्रे कास्ट आयरन, कंक्रीट एंड मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स आर देयर, कि जिसमें जो आपकी इवन इन द इलास्टिक रीजन, या इलास्टिक रीजन मतलब जब आप इसमें लोड हटाएंगे तब वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। इन द इलास्टिक रीजन ऑल्सो द स्लोप द कर्व इज नॉट लीनियर, यानी वो जो स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट नहीं बना रहा, जबकि वो कर्व किसी कर्व फॉर्म में आ रहा है। तो इन दैट केस हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मॉडुलस, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि इस तरह की चीजों में हम कैसे यंग मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करें, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग यंग मॉडुलस की जो नॉन लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है उसके इन दैट केस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टेंजेंट एंड सेकंड मॉडुलस, ओके। तो बेसिकली टेंजेंट और सेकंड मॉडुलस का मतलब ये है कि सपोज करिए ये जो कर्व है, ठीक, ये इलास्टिक रीजन के अंदर है, तो टेंजेंट मॉडुलस का मतलब ये है कि आप इसमें किसी पॉइंट पे किसी स्लोप निकाल लीजिए, ठीक है, ये टेंजेंट टाइप का टेस्ट करिए, जैसे ये सर्किल होता है उसमें हम लोग टेंजेंट बनाते हैं, उसी तरह से ये कर्व है, इसमें आप टेंजेंट किसी पॉइंट पे खींच लीजिए, गिवन पॉइंट पे, ठीक है, और जो ये स्लोप बनाएगा वो हमारा टेंजेंट मॉडुलस दे सकता है, ठीक। जैसे यहाँ पे सिग्मा 2 पॉइंट पे हमने टेंजेंट मॉडुलस निकालने की कोशिश करी, ठीक। एक ये है, दूसरा है सेकंड मॉडुलस निकाल सकते हैं आप। सेकंड मॉडुलस का मतलब ये है कि आप जो ओरिजिन पॉइंट है वहां से एक गिवन पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींचे, ठीक है, ये कर्व कुछ इस तरह से आप इनिशियल पॉइंट से गिवन पॉइंट तक आप एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है इट इज शोइंग योर सेकंड मॉडुलस, ठीक। तो ये दो पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट मॉडुलस और दूसरी एक जगह पे आपने सेकंड मॉडुलस, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है इन केस ऑफ व्हाई यू आर डूइंग दैट, बिकॉज सम मटेरियल्स आर शोइंग नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल बिहेवियर, ओके, विच आर ग्रे कास्ट आयरन, कंक्रीट एंड पॉलीमर, ओके। तो नेक्स्ट थिंग है देयर आर सम मटेरियल्स ऑल्सो, मतलब मैं इसमें स्पेशल केस है ये, वैसे एक और चीज है, देयर आर सम मटेरियल्स जस्ट लाइक इलास्टोमर्स एंड वुड्स which are showing bimodulus material behavior। bimodal material behavior से मेरा क्या मतलब है कि देखिए हमारे पास होता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कर्व, ठीक है, इस तरह से कुछ इस तरह से जाएगा। अगर ये जो है, अगर हम ये तो हुआ आपका कब, ये टेंशन में, ठीक है, यानी जब आप पॉजिटिव टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं और आपको टेंसाइल स्ट्रेन मिल रहा है, ठीक है, यानी उसका जो साइज है वो बढ़ा। सपोज का ये स्पेसिमेन है, ठीक है, इसमें मैंने टेंसाइल फोर्स लगाया, तो ये जो है आपने इस तरह से अगर इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन दैट केस, और अगर मैं इसी में जो है कंप्रेसिव फोर्स लगाने लग जाऊं, देन इन दैट केस वी विल ड्रॉ द डायग्राम इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि इन दैट केस द स्ट्रेस विल बी कंप्रेसिव, तो द स्ट्रेस विल बी नेगेटिव डायरेक्शन एंड स्ट्रेन इज ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि जो ओरिजिनल साइज है उससे छोटा हो जाएगा कंपोनेंट, ठीक, जब आप कंप्रेसिव फोर्स लगाने की कोशिश करें। तो द डायग्राम यू विल ड्रॉ विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली, ठीक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बना सकते हैं, तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है तो नेगेटिव सिग्मा और नेगेटिव स्ट्रेन इस तरह से आप दिखा सकते हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं कंप्रेशन को शो करने के लिए, ठीक। तो हम लोग इसमें इस टाइम पे ये इस तरह से देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट बना के। तो अगर कोई मटेरियल इस तरह से बिहेवियर कर रहा है कि उसका जो टेंजेंट है इन टेंशन, ठीक है, और इन केस ऑफ कंप्रेशन, ठीक, यानी जो स्लोप है आपका इन केस ऑफ टेंशन एंड इन केस ऑफ कंप्रेशन इट इज डिफरेंट, ठीक, यानी जो अगर आप इसका स्लोप कैलकुलेट करिए, यानी ये एंगल जो है डिफरेंट है, तो वो इस तरह के मटेरियल को हम लोग बोलते हैं बाई मॉडुलर मटेरियल, ठीक। ए मटेरियल हुज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है डिफरेंट स्लोप्स इन टेंशन एंड कंप्रेशन इज नोन एज बाई मॉडुलर मटेरियल। ये कई बार छोटे 1-2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई मॉडुलर मटेरियल, तो उसका एग्जाम्पल भी है इलास्टोमर और कुछ वुड्स जो है आपके इस तरह का बिहेवियर शो करता है, ठीक। कुछ स्पेशल केस और भी हैं, जैसे कास्ट आयरन
कि अगर हम लोग कर्व बनाने की कोशिश करें तो कास्ट आयरन का जो कर्व है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप उसको टेंशन में रखेंगे, ठीक है, यानी उसमें टेंसाइल फोर्स लगाएंगे कास्ट आयरन के स्पेसिमेन में या फिर उसको, तो यू विल फाइंड दैट इट इज गोइंग टू ब्रेक इन वेरी स्मॉल स्ट्रेन, ठीक है, वो बहुत ही कम स्ट्रेन के साथ में वो जो बी पॉइंट यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग उस पर ही ब्रेक डाउन हो गया। ऑन द अदर हैंड यानी लगभग यहाँ पे हम बात करें तो 22 KSI पे ये जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन दिखा रहे हैं हम लोग। ऑन द अदर हैंड अगर हम उसको कंप्रेसिव लोड में लगाएं, ठीक है, तो उसका जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक, 120, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 120, स्ट्रेस इतना ज़्यादा, और इवन स्ट्रेन भी जो है काफ़ी कंपेरेटिवली टू दिस वन इट इज़ गोइंग टू बियर। तो ये चीज़ शो कर रहा है कि कास्ट आयरन जो है आपका वो टेंशन से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप कंप्रेशन में उसको यूज़ करें, क्योंकि वो इट इज़ गोइंग टू ब्रेक एट लार्जर स्ट्रेसेस इन केस ऑफ कंप्रेशन। तो दैट्स वाई आप जानते हैं कि जो आपका लेथ का जो बेड होता है, ठीक है, लेथ मशीन का जो बेड होता है, क्योंकि उस पर जो ज़्यादातर लोड होते हैं लेथ मशीन के बेड पे दैट आर कंप्रेसिव इन नेचर, दैट्स वाई वी मेक लेथ मशीन बेड ऑफ कास्ट आयरन। इसके अलावा अगर आपको कास्ट आयरन की सपोज करिए आपको ये बोला जाए कि आपके पास कास्ट आयरन एक मटेरियल है और आपको उससे कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो लोडिंग उसमें आए, ठीक है, दैट should be or you must try that the loading will be in compressive type, ठीक है, मतलब उसमें कंप्रेशन फोर्सेस लग रहे हो ना कि टेंशन, क्योंकि टेंशन में वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएगा और फेल हो जाएगा ऑन, बट कंप्रेशन वो काफ़ी ज़्यादा लोड तक जो है उसको बेयर कर सकता है। दैट्स वाई वी यूज कास्ट आयरन इन जहाँ पे भी हम कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं वहाँ पे वो कंप्रेसिव लोड लेने के लिए अच्छा रहता है, ठीक। इसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ साइलेंट फीचर्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, ठीक है। देखिए आई थिंक मटेरियल इंजीनियरिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको धीरे धीरे समझ में आनी ज़रूरी है, वो है आपका एक तो कुछ कर्व्स हैं, जैसे आपका हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया, और इसके अलावा आपका आयरन कार्बन का डायग्राम हो गया, ठीक है, ट्रिपल टी डायग्राम। दीज आर द सम ऑफ द कर्व्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ क्या कहते हैं मटेरियल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस, ठीक। तो आपको ये चीज़ें मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के साथ में आपको फैमिलियर होना जरूरी। तो मैं कुछ साइलेंट फीचर बताना चाहता हूँ आपको इन केस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो जिसको हमने इस ग्राफ से देख सकते हैं, ये मैंने आपकी मटेरियल साइंस बाय KM गुप्ता सर की बुक से लिया है ये डायग्राम। तो इसमें क्या दिखा रहा है, ये जो आपका ये जो कर्व दिखा रहा है, ठीक है, इसमें अगर ये जो लीनियर पोर्शन है, ठीक है, यानी जो इलास्टिक रीजन है इसका, वो अगर मोर टुवर्ड योर टेंशन साइड है, ठीक है, ये अगर ये टेंशन की तरफ को ज़्यादा है तो इट इज शोइंग द रिजिड मटेरियल, ठीक है, क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा स्लोप होगा उसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा, ठीक। अगर जितना ज़्यादा ये जो है आपका स्ट्रेन की तरफ झुका होगा, इट इज उतना कम रिजिड मटेरियल होगा, ठीक है, यानी उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, ठीक। जैसे अगर इसी कर्व में इसी को समझते हैं द्वार से, अगर ये मेरे पास 3 कर्व हैं इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक। अगर मैं इसको A बोलूं, इसको B बोलूं, तो इसको C बोलूं, तो रिजिडिटी के बारे में बात करूं तो A इज लीस्ट रिजिड, B इज उससे ज़्यादा रिजिड है, और C सबसे ज़्यादा रिजिड है इन तीनों में। अगर मैं इलास्टिसिटी की बात करूं तो इन दैट केस ये अपोजिट हो जाएगा, ये C is least elastic, B will be C is least elastic, B is more elastic and A is most elastic, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा ये जो लीनियर इलास्टिक रीजन है वो जितना ज़्यादा टेंशन की तरफ वाले उसमें होगा वो उतना ज़्यादा रिजिड होगा, और जितना ज़्यादा ये टेंशन वाले एक्सिस से दूर रहेगा, यानी जो वाई हमारे केस में एक्स और वाई अगर मैं बोलूँ तो जितना ज़्यादा ये वाई एक्सिस की तरफ होगा
उतना ज़्यादा रिजिड होगा, और एक्स एक्सिस जितना ज़्यादा कर्व एक्स एक्सिस की तरफ झुका होगा उतना ज़्यादा वो इलास्टिक मटेरियल होगा। ठीक, और कुछ फीचर्स हैं, जैसे जो आपका यील्ड पॉइंट है, ठीक है, वो जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा, ठीक, वो मटेरियल उतना ज़्यादा हार्ड रहेगा, और जितना ज़्यादा यील्ड पॉइंट जो है नीचे रहेगा, इट इज शोइंग दैट द मटेरियल इज सॉफ्टर। ठीक, सिमिलरली जो उसका अल्टीमेट पॉइंट होता है जो कर्व का, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, जितना ज़्यादा वो जो है ऊपर की तरफ रहेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग मटेरियल होगा, और जितना ज़्यादा ये नीचे की तरफ होगा वो मटेरियल उतना ज़्यादा वीक होगा। ठीक, सिमिलरली जितना ज़्यादा ये जो फ्रैक्चर पॉइंट है जहाँ पे कंपोनेंट टूट जा रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, वो जितना ज़्यादा राइट हैंड साइड में जाएगा तो द मटेरियल इज मोर डक्टाइल, और जितना ज़्यादा ये इस तरफ को जाएगा द मटेरियल इज मोर ब्रिटल। ठीक, सपोज करिए मैं इसको इस तरह से समझाऊं कि सपोज करिए यहाँ पे एक मटेरियल है जो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, और दूसरा मेरे पास मटेरियल है, इट इज शोइंग ब्रेकेज पॉइंट एट दिस पॉइंट ओनली। ठीक, तो मैं ऐसे पूछा जाए कि कौन सा ज़्यादा मटेरियल, ये ए मटेरियल है और ये बी मटेरियल है, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा डक्टाइल है, तो मैं ये बोलूँगा कि द मटेरियल बी इज मोर डक्टाइल, कि बिकॉज ये जितना ज़्यादा ये इस पॉइंट से दूर रहेगा उतना ज़्यादा डक्टाइल होगा, जितना ज़्यादा ये इस जगह पे करीब रहेगा उतना ज़्यादा ब्रिटेल होगा। तो ए इज मोर ब्रिटेल एज कम्पेयर टू बी, एंड उसका अपोजिट हम ये कह सकते हैं बी इज मोर डक्टाइल एज कम्पेयर टू योर ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे कोई और यहाँ पे खत्म हो गया कोई मटेरियल, ठीक है, यहीं पे टूट गया, तो देन यू विल से दैट द, अगर इसको हम बोलें सी कंपोनेंट बोले, सी स्पेसिमेन बोले, तो इट इज शोइंग दैट द सी जो हमारे पास जो मटेरियल है इट इज मोर ब्रिटेल एज कम्पेयर टू ए एंड बी। ठीक, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। सिमिलरली ये जो है हार्ड एंड सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक के लिए क्या है, अल्टीमेट पॉइंट है, हार्ड एंड सॉफ्ट के लिए यील्ड पॉइंट है, रिजिडिटी के लिए क्या है, इलास्टिसिटी वो कितना ज्यादा इधर इधर शिफ्ट हो रहा है, और डक्टाइल और ब्रिटेल है, फॉर दैट इट इज शोइंग फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक, तो कर्व्स को देख के आप बता सकते हैं कि कौन मटेरियल कितना ज्यादा हार्ड होना चाहिए, कौन मटेरियल कितना ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, कौन मटेरियल कितना ज्यादा ब्रिटेल होगा। अगर आपके पास जनरल आइडिया है और आपका डाटा है तो आप जो है कर्व को देख देख के इन सब चीजों को समझ सकते हैं। तो ये कुछ साइलेंट फीचर्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो बेसिकली पॉइजन रेशियो क्या होता है, इट इज द, सपोज करिए ये बहुत अच्छा ग्राफिक्स है, इसमें हम ये शो करना चाह रहे हैं कि ये जो कंपोनेंट है अगर आप इसको टेंशन में रखेंगे, सपोज करिए इस तरह से आपने इसमें टेंशन में फोर्स लगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये कंपोनेंट की लेंथ बढ़ेगी। ठीक, बट उसके साथ में ये जो है लेटरल स्ट्रेन इस पे लगेगा, यानी जो सपोज करिए ये इस तरह से कंपोनेंट था, जब आप इसको खींचेंगे टेंशन में रखेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो तो बढ़ेगी, बट इसके जो दूसरे डायमेंशन है यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इट इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो डिक्रीज करेगा, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो बढ़ेगा बट इसका लेटरल स्ट्रेन इज गोइंग टू डिक्रीज। ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और वॉल्यूम की वजह से। ठीक, क्योंकि उसका वॉल्यूम बराबर रहना चाहिए, तो एक जगह अगर आप उस किसी चीज पे इंक्रीज कर रहे हैं इस डायमेंशन में तो दूसरी जगह पे आपको डिक्रीज मिलेगा। तो बेसिकली पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो इज द, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं जनरली, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल लेटरल स्ट्रेन का क्या मतलब है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज द स्ट्रेन जो आपको मिल रही है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिसमें आप फोर्स लगा रहे हैं, और लेटरल स्ट्रेन आपको कहाँ मिलती है, लेटरल स्ट्रेन इज ऑन द अदर डायरेक्शंस। ठीक है, जिसमें आपका लोड नहीं मिल रहा। तो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल में देखूं तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि अगर सपोज करिए आपने सिग्मा 1 स्ट्रेस लगाया
तो उसकी वजह से स्ट्रेन जनरेट कितना होगा, सिग्मा 1/E। क्यों? क्योंकि आप इस हुक्स लॉ से जानते हैं सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्ट्रेन। एंड अगर इसको उस तरह से देखें तो ये कुछ इस तरह से आएगा, और जो स्ट्रेन है इट इज योर सिग्मा बाई ई। ठीक, तो स्ट्रेन इज योर सिग्मा बाई ई। तो अगर सिग्मा 1 आपका स्ट्रेस है तो स्ट्रेन विल बी सिग्मा 1/E। ठीक है, तो इस जो सिग्मा 1 की वजह से आपने जो इस यहाँ पे स्ट्रेस लगाया उसकी वजह से दूसरे जो डायमेंशंस आपके इफेक्टेड होंगे। जब उसके लिए आपने टेंशन लगाया तो टेंशन की वजह से दूसरे जो डायमेंशन है इट इज गोइंग टू श्रिंक। ठीक, अगर आप इसमें कंप्रेशन लगाएंगे तो दूसरे डायमेंशन बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको वॉल्यूम उसमें कांस्टेंट रखना है। तो उसकी वजह से अगर आप इसको मेंशन करें कि वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहना है, तो अगर आप इसमें टेंशन लगा रहे हैं तो दूसरे डायमेंशन इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, और दूसरे अगर इसमें कंप्रेशन लगा रहे हैं तो ये जो है इस तरह से इंक्रीज करना चाहिए डायमेंशन। ठीक, क्योंकि उसको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेंगे। तो सिग्मा 1 अगर आपने स्ट्रेस लगाया है तो उसकी वजह से स्ट्रेन जो मिलेगा सिग्मा 1/E मिलेगा, और उसकी वजह से जो y और z डायरेक्शन, अगर इसको मैं x मान रहा हूँ, x डायरेक्शन मान रहा हूँ, तो y और z डायरेक्शन में आपका जो स्ट्रेन इसकी वजह से जनरेट होगा इट इज माइनस म्यू सिग्मा 1/E। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग दैट जो भी आपने यहाँ पे स्ट्रेस लगाया जिस भी तरह का, अगर टेंशन है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये यानी अगर ये टेंशन में है तो दूसरे जो हैं वो डिक्रीज, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये दूसरे डिक्रीज होंगे। ठीक, एक चीज है, एक क्वेश्चन बड़ा वाइवा में पूछा जाता है कि किसी मटेरियल के अंदर स्ट्रेस पहले जनरेट होता है कि स्ट्रेन। ठीक, तो बेसिकली इसका आंसर है स्ट्रेन इज गोइंग टू जनरेट फर्स्ट देन योर स्ट्रेस। ऐसा इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सपोज करिए ये कंपोनेंट है, ठीक है, और आपने इसको इसमें फोर्स लगाया। ठीक, तो जो जो स्ट्रेस है उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज द रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, क्योंकि देखिए हमने जो फोर्स लगाया है और इसके बीच में कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें। ठीक, वो क्या करेंगे, इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग ये दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये अगर दूर जाएंगे, सपोज करिए ये दो एटम है, तो ये दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनको दूर दूर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो इनके बीच में फोर्स है वो इनको दूर जाने से रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब इसमें स्ट्रेन होगा, जब थोड़ा सा इधर को एटम को इधर से खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो द अदर एटम इज गोइंग टू अप्लाई सम अपोजिट डायरेक्शन फोर्स, जो किसके बराबर होगा, द गिवन फोर्स के। ठीक, तो ये तब तक ही नहीं होगा जब तक कि ये जो अपने एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन से ना हटें दूसरी जगह पे। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेन पहले आता है स्ट्रेस से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी वाइवा में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो सिग्मा 2 अगर आपने स्ट्रेस हो रहा है आपके y डायरेक्शन में, तो स्ट्रेन विल बी सिग्मा 2/E, और उसकी वजह से सिग्मा 2 की वजह से दूसरे डायरेक्शंस में जो स्ट्रेन इज गोइंग टू जनरेट दैट विल बी माइनस म्यू सिग्मा 2/E। ठीक है, ऐसे ही आप इसके लिए भी देख सकते हैं, सिग्मा 3 यानी z डायरेक्शन के लिए सिग्मा 3/E एंड माइनस म्यू सिग्मा 3/E। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन योर यंग मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो, दैट इज E इक्वल टू 2G 1 प्लस न्यू, जहाँ पे आपका E जो है इलास्टिक मॉडुलस है, G जो है आपका शेयर मॉडुलस है, एंड न्यू इज शोइंग योर पॉइजन रेशियो। ठीक, अब एक और चीज कि पॉइजन रेशियो का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला जैसे कि स्ट्रेन, ये जो है डिवीजन करके आपको स्ट्रेन से मिल रहा है, और स्ट्रेन क्या होता है बेसिकली चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है और इसका भी नीचे वाले इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो बेसिकली न्यू की जो है कुछ भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, इट इज द रेशियो ओनली। ठीक, तो ये डायमेंशनलेस है। तो टोटल जो स्ट्रेन अगर हम बात करें इन द x y and z डायरेक्शन, दैट विल बी
एक्स डायरेक्शन में क्या रहेगा, सिग्मा 1/E। सिग्मा 1/E कैसे क्यों मिल रहा है, सिग्मा 1/E स्ट्रेन किसकी वजह से, जो आपने यहाँ पे फोर्स लगाया है, ठीक है, उसके वजह से सिग्मा 1/E। और जो y और z की ये कंपोनेंट आएंगे तो म्यू, क्योंकि जो फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया उसकी वजह से जो x में इफेक्ट आ रहा है वो हम जो है माइनस म्यू से दिखाएंगे। तो ये जब आप ऐड करेंगे तो इस तरह से आपको मिलेंगे, इन द एक्स डायरेक्शन दैट विल बी सिग्मा 1/E माइनस म्यू सिग्मा 2/E माइनस म्यू सिग्मा 3/E। ऐसे ही अगर हम y डायरेक्शन की बात करें तो ये जो है मेन सेकंड वाला जो है y वाला मेन कंपोनेंट बन जाएगा, और बाकी जो है उसके लिए लेटरल बन जाएंगे, ठीक। तो दैट विल बी सिग्मा 2/E माइनस म्यू सिग्मा 1/E माइनस म्यू सिग्मा 3/E। टोटल स्ट्रेन इन z डायरेक्शन, z डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी सिग्मा 3/E माइनस म्यू सिग्मा 1/E माइनस म्यू सिग्मा 2/E, ठीक। तो ये है आपके डिस्कशन पॉइसन रेशियो का। अब जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक आपने टर्म सुना होगा फेलियर और दूसरा होता है फ्रैक्चर, ठीक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोलो तो फ्रैक्चर इज सेपरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल इनटू 2 और मोर पीसेस, ठीक है। जब आप स्ट्रेस किसी कंपोनेंट पे लगाते हैं तो वो अगर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट में टूट जाए, यानी पूरी बाकायदा उसमें जो है सेपरेशन आ जाए, then it is you are telling that there is some fracture in the material, ठीक है। मतलब दो या दो कंपोनेंट में वो टूट जाए, फेलियर हो, मतलब वो जो है कुछ अलग अलग हो जाए कंपोनेंट, तो उसको तब हम बोलेंगे उसमें उस मटेरियल में फ्रैक्चर आया, ठीक है। तो यह जो है एक टेंसाइल स्पेसिमेन है, इसमें हमने ब्रिटेल फ्रैक्चर और डक्टाइल फ्रैक्चर दिखाया है। इसमें देख सकते हैं आप ब्रिटेल और डक्टाइल में क्या अंतर है। देखिए टूटने ये जो ब्रेक डाउन होने से पहले ब्रिटेल फ्रैक्चर में बिल्कुल भी जो कंपोनेंट है आपका वो बिल्कुल भी स्ट्रेस फॉर्म में नहीं आया, मेरे वो खिंचा नहीं है, मतलब इसमें बिल्कुल स्ट्रेन नहीं आया है। जितना ज्यादा ब्रिटेल होगा उसमें उतना ज्यादा खिंचाव कम आएगा, डक्टाइल मटेरियल जितना ज्यादा होगा उसमें ज्यादा खिंचाव आएगा, ठीक है। तो ये जो है इसको आप सरफेस, किसी मटेरियल के सरफेस देख के बता सकते हैं कि कोई मटेरियल ब्रिटेल फ्रैक्चर में आया है कि वो डक्टाइल फ्रैक्चर में आया है। अगर वो उसमें आपको ये लगे कि उसमें खिंचाव हुआ है टूटने से पहले, तो वी विल से दैट देयर इज सम डक्टाइल टाइप ऑफ फ्रैक्चर। अगर वो कंपोनेंट बहुत ही शार्प कट गया है, ठीक है, यानी मतलब आपने ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी है तो इस तरह से टूट गया है वो, मतलब बिल्कुल खिंचाव नहीं दिख रहा है आपको उसमें, तो यू कैन से दैट इट इज शोइंग सम ब्रिटल टाइप ऑफ फ्रैक्चर, ठीक। तो ये खाली शो करने के लिए है कि हमारा फ्रैक्चर का मतलब क्या है। अब दूसरी चीज आती है फेलियर। फेलियर बेसिकली एक, जैसे ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है सबसे पहले तो, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन के यूजेस के ऊपर वेरी करता है, ठीक है। बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो फेलियर कैरेक्टराइज द फंक्शनिंग और लैक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द प्रोडक्ट और मटेरियल टू इट्स इंटेंडेड रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल ना कर पाना हमारा फेलियर है, ठीक। तो कई बार जो है एक्सेसिव इलास्टिक डिफॉर्मेशन को हम लोग फेलियर बोल देते हैं, कई बार हम लोग एक्सेसिव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को फेलियर बोल देते हैं, और कई बार हम लोग किसी कंपोनेंट के फ्रैक्चर को हम लोग फेलियर बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, बड़ी अजीब सी बात है, बट इसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि सपोज करिए आप एक डिजाइन इंजीनियर हैं, ठीक है, और डिजाइन इंजीनियर का आपने को किसी कार का कोई कंपोनेंट डिजाइन करने के लिए बोला गया है, ठीक। तो आप ये देख रहे हैं कि इस जो कंपोनेंट है ये गिवन फोर्स लगाने पे इस तरह से ये जो है ये अपना इलास्टिक बिहेवियर छोड़ के प्लास्टिक रीजन में जा रहा है, ठीक है। यानी इलास्टिक रीजन को छोड़ के प्लास्टिक, किसी कार कंपनी के आप डिजाइन इंजीनियर सपोज करिए, तो वो अगर आपने फोर्स लगाया किसी कंपोनेंट पे तो आपको ये लग रहा है कि ये जो है इस नेफ लोड पे ये जो है अपना इलास्टिक बिहेवियर छोड़ के प्लास्टिक रीजन में जा रहा है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं, ये जो है इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कंपोनेंट है वो अपने ओरिजिनल शेप में रहे, ठीक है। लोड हटाएं तब भी, और बहुत ज्यादा वो परमानेंट डिफॉर्मेशन ना आए। तो इस सिनेरियो में आप कह सकते हैं कि मेरा कंपोनेंट अगर वो परमानेंट डिफॉर्मेशन दिखा रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं, ये गड़बड़ है, ये जो है फेल हो चुका है मेरे लिए। दूसरी चीज, अगर सपोज करिए आपको कोई बाउल बनाना है, बाउल मतलब कटोरी बनानी है सपोज करिए,
तो आपको एक प्लेट लेते हैं बेसिकली, और उसको इस तरह से आप उसमें फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और डाई डाई के अंदर रखेंगे और इस तरह से कुछ दबाने की कोशिश करेंगे इसके बीच वाले को, उस तरह से शेप को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इन दैट केस यू आर नीड कि आपके पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आए, लेकिन आप ये नहीं चाहेंगे कि इसमें क्रैक आए कहीं पे, ठीक है। तो इस वाले सिनेरियो में आप ये समझ सकते हैं कि नहीं, यहाँ कि ये जब मैं जो कटोरी बना रहा हूँ तो इलास्टिक रीजन से मुझे प्लास्टिक रीजन में जाना है, तब मैं फेलियर नहीं है, लेकिन अगर इसमें क्रैक आ गया तो ये मेरा फेलियर दिखा रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत ही सब्जेक्टिव थिंग है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपके यूजेस के ऊपर वेरी करती है। कोई कंपोनेंट जो है फेल तब भी बोल सकते हैं कि तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रहा है, कभी वो जब फ्रैक्चर हो रहा है तब बोलेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बाउल का, कि जब वो जो है या प्लेट्स जो है आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको गिवन शेप में कन्वर्ट करना है। गिवन शेप में कन्वर्ट करता भी होगा जब आप उसके मटेरियल के इलास्टिक रीजन से बाहर जाएंगे, लेकिन नहीं तो अगर सपोज करिए आपने एक प्लेट बनाई, एक तरह के बाउल यानी कटोरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने यहाँ से इस तरह से लोड लगाया और वो अपने ओरिजिनल शेप में चले गए, तो आपका कोई मतलब नहीं, आपको उसको प्लास्टिकली डिफॉर्म करना ही है, ठीक। तो ये आपका तब फेलियर में कंसिडर नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें क्रैक आ गया तो ये फेल हो गया, ठीक है। फ्रैक्चर यानी क्रैक मतलब इसमें फ्रैक्चर आ गया, यानी कंपोनेंट जो है दो पार्ट में टूटने लग गया, तो तब मैं बोलूँगा कि नहीं, ये जो है मेरे लिए फेलियर है, ठीक। तो फेलियर इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग और फ्रैक्चर इज वेरी ऑब्जेक्टिव थिंग, कि नहीं ये दो कंपोनेंट यहाँ पे मतलब उसमें क्रैक दिख रहा है तो ये फ्रैक्चर आने लग गया उसमें। तो बेसिकली अल्टीमेटली अगर किसी कंपोनेंट में फ्रैक्चर आ रहा है तो इट इज शोइंग फेलियर, ठीक है। ये उसमें कोई सोचने की बात नहीं है कि फ्रैक्चर जब भी आता है तब हम बोलते हैं कि फेलियर, लेकिन ऑब्जेक्टिव है ये काफी। फ्रैक्चर इज वेरी ऑब्जेक्टिव एंड फेलियर इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग, ठीक। सो टुडे we are going to end this lecture. These are the some of the references which I used to make this presentation, and thank you.